अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत से। इस वक्त वाहिद ज़ैदी साहब के साथ मैं हूँ। मॉडल टाउन की तरफ हम जा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा आपको मॉडल टाउन के हवाले से, लिंक रोड के हवाले से थोड़ा बताएंगे। ये बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें तमाम ब्रांड्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। इस इलाके के, मॉडल टाउन के, फैसल टाउन के, टाउनशिप के लोग यहाँ आके शॉपिंग करते हैं। और इस वक्त जो रश की पोजीशन है वो भी हम आपको दिखाते हैं। वैसे वह सब शॉपिंग इस ईद पे कम ही होती है मेरे हिसाब से। सर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही होती है। हमें तो मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता देता हूँ। बचपन से लेके आज तक जो हम करते हैं, जो हम छोटी ईद पे कपड़े लेते थे, अम्मी अब्बू कहते थे कि यार इसको मैनेज करना बड़ी ईद थी। हाँ ठीक है। तो बेसिकली मैं तो अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि पेरेंट्स जो छोटी, क्योंकि बड़ी ईद पे उनको ये होता था कि यार जानवर परचेज करना है, कुर्बानी करनी है, ये भी एक होता था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की करना है। तो दैट्स वाई हम कन्वेंस होते थे ज़हनी तौर पे। बचपन में तो अच्छी तरह याद है, लेकिन मैं अभी भी उसी हिसाब से चल रहा हूँ। लेकिन आजकल की सारी जनरेशन है कुछ और तरह सोचती है। बट थिंक इज कि हमें तो बचपन से यही हम देखते हैं कि यार छोटी थे कपड़े वड्डी थे पाने ने भाई, तुझी बड़ी मेहरबानी ते जुत्ती भी आई तुझी मैनेज करनी है। तो और यही होता है हमारे साथ कि यार नहीं वड्डी ते केड़ी दी है, वड्डी तो कोई नहीं, वड्डी तो बस अब कुर्बानी ही होनी है। तो बट ये है कि जाहिर है सर उस जमाने में जाहिर है इतने वो नहीं थे, हालात होते थे, इतनी महंगाई भी नहीं होती थी। जाहिर है अब खर्चे भी बढ़ गए हैं, ज़रूरतें भी बढ़ गई हैं, सोर्स ऑफ इनकम उतना रहा नहीं है। पहले आपको याद होगा एक बंदा कमाने वाला होता था, 5-6 बच्चे खाने वाले होते थे, और माँ बाप कर रहे होते थे, फाइट करते थे, पालते थे, पढ़ाते भी थे, सब कुछ करते थे। तो अब सर वो बात नहीं, अब तो घर का हर फर्द कमा रहा है, तो उसके बावजूद भी बेटा साहब ये हालात है कि चीखें निकल जाती हैं। पूरा नहीं हो रहा, चीखें निकल जाती हैं सर। अब देखें ना कि एक बंदे की अगर सर लेट्स सपोज 50,000 उसकी ग्रॉस सैलरी है, तो सर 12-13-14 हज़ार रुपए तो एक नॉर्मल घर का सर बिजली का बिल आ रहा है। बिल्कुल एक यूटिलिटी बिल है, फिर उसके गैस, फिर उसकी बाकी लायबिलिटी है, घर में कोई खुशी गमी कोई बीमारी आ जाए, कुछ हो जाए, उस वक्त पे आ जाता है। अच्छा वाहिद, मुझे ये आप बात नहीं समझ आई, मुझे थोड़ा सा समझाओ। दोस्त भी मेरा समझना चाहते हैं सर। कहते 200 यूनिट तक आपका बिल एग्जाम्पल 5,000 है सर तो 2001 यूनिट हुआ तो आपका बिल 10,000 है। ये नहीं समझ आई सर। मसला ये है कि ये इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है, बेसिकली लोगों को कैटेगराइज कर दिया है। हाँ। उन्होंने ये कैलकुलेशन निकाली है गवर्नमेंट ने अपने तौर पे कि यार जो एक गरीब आदमी है उनका ये मानना है कि एक गरीब आदमी जो पॉलिसी मेकर बैठे जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई, कि उन्होंने कहा यार ये एक जो गरीब आदमी उसने खर्च की है, एक पखा बहुत होएगा, तीर मारेगा, एक फ्रिज होएगी, एक आधा रूम कूलर होएगा, ठीक है, एक आधी स्त्री होगी, दैट्स इट। उन्होंने सर ये कैलकुलेट करके उन्होंने बताया कि इस बंदे के जिसके पास इतने ये इक्विपमेंट घर में यूज होते हैं 200 यूनिट, तो 200 यूनिट के अंदर रहेगा, अंडर 200 उस हिसाब से उनको जेड़ा 200 तो उनको एक्सीड करता है। इट्स मीन कि उसके घर में एसी भी है, इट्स मीन उसके घर में कोई अच्छी किस्म की वॉशिंग मशीन भी है, वो माइक्रोवेव ओवन भी यूज करता है, या वो लेट्स सपोज के रूम कूलर भी उसने लगाए हुए होंगे, या उसके पास कोई और कंप्यूटर भी घर पे लगे होंगे, लैपटॉप भी चल रहे होंगे, या और कोई गैजेट इस्तेमाल हो रहे होंगे जो 200 से एक्सीड कर रहा है। तो उन्होंने उस चीज को ज़हन में रख के बुटा साहब ये क्राइटेरिया बनाया और उन्होंने तोड़ के रख देता है। यानी कि आप देख ले कि 1 यूनिट या 2 यूनिट भी ऊपर जाते हैं तो मकसद थाउजेंड्स का फर्क पड़ जाता है सर। ना 200-400-500 रुपए का नहीं, थाउजेंड में फर्क पड़ जाता है, और प्लस फिर उसके ऊपर इसी तरह जीएसटी। लेकिन सर मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। आप अगर यूनिट के हिसाब से लें, पर यूनिट के हिसाब से ले, गरीब भी वो कम यूज करेगा तो अपने यूनिट के हिसाब से बिजली की जो भी कीमत है वो देगा, और उससे ज़रा थोड़ा सा अप है तो वो भी थोड़ा ज़्यादा दे देगा। लेकिन सर ये जुल्म नहीं करते। अगर एक बंदे का एवरेज ही 200 तक है, लेकिन अगर 1 यूनिट 2 यूनिट ऊपर चले गए तो उसको डबल देना पड़ेगा। सर ये ज्यादती है। बहरहाल गवर्नमेंट अपना सोचती है, पब्लिक का नहीं सोचती, अवाम का नहीं सोचती। उनका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि रेवेन्यू कैसे इकट्ठा किया जाए। असल बात यही होती है। किसी भी स्टेट का जो मेन प्राइमरी होता है उसका चलने का क्या सोर्स होता है? बेसिकली भुट्टा साहब किसी भी सल्तनत के चलने का, किसी ममलकत के चलने का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? टैक्स। टैक्स पे ही स्टेट चलती है, टैक्स पे ही सैलरियां जनरेट होती हैं। बाकी तो अब आप देख लें, आप अपने घर के बर्तन बेच के कितना कर सकते हैं? आप एक इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करेंगे, दूसरी को प्राइवेटाइज करेंगे, एक को बेच दोगे, दूसरे को बेच दोगे। घर के बर्तन बेचने से भुट्टा साहब बंदा अमीर नहीं होता। बेसिक होता है कि जब आप इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, उस वक्त फिर आपका रिवाइवल होता है। हम रिवाइवल की तरफ नहीं, हम गिरे नहीं है, हम ड्रिल करके जमीन में जा रहे हैं कि कभी ये एसेट अपन ना बेच दें। भुट्टा साहब मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरा कार है, मेरे घर के अंदर एसी भी है, मेरे घर में फ्रिज भी है, मेरे घर में एलईडी टीवी भी लगा हुआ है। लेट्स सपोज मैं देखता हूँ कि यार आज मैं फ्रिज बेच देना, क्राइसिस आ गया, कल मैं टीवी बेच दूंगा, परसों मैं पखा बेच दूंगा। भुट्टा साहब फिर मैं सर्वाइव कैसे करूंगा? नहीं कर सकता सर मैं। मुझे अपनी इनकम बढ़ाने के सोर्सेस को देखना है, मुझे ये करना है कि मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊं, को अपॉर्चुनिटी ऐसी कौन सी निकालूं, क्या करूं कि मेरे सोर्सेज बढ़े, ना कि मैं अपने एसेट बेचूं।
एसेट बेच के मैं सर्वाइव ही नहीं कर सकता सर। हमारी शुरू से जो पॉलिसी मेकर थे उनका एक ही जोर होता था, या तो अवाम पे बोझ पा दो तो या फिर अपने एसेट बेच दो। तो मैं, जब आपको याद होगा 2005 में शौकत अजीज ने जब पीडीसीएल पाकिस्तान का सबसे प्रॉफिटेबल अदारा एतिसलात को बेचा यूएई की कंपनी को $5 बिलियन में, शौकत अजीज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हमने पाकिस्तान में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ गई। वो मेरे भाई मुझे बताओ ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है जो आपने अपना एसेट बेच के, उसको इन्वेस्टमेंट कौन कहेगा? आपने अपने एसेट बेच दिए। इन्वेस्टमेंट वो है कि आप जो लेके बाहर का कंट्री आपके मुल्क में इन्वेस्ट करे, आके कंपनी लगाया, जैसे बड़ी बड़ी टेलकोस बैठी हुई बाकी कंपनी, उन्होंने आके करोड़ों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की। दैट इज द इन्वेस्टमेंट। आप तुसी घर दे भांडे बेच के गई और एक इन्वेस्टमेंट करवा ली है। तो सर ये नहीं, आज उस टाइम पीटीसीएल बेटा सब टॉप पे था और सबसे प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट का अदारा था, आपने उसको दे दिया, डजंट मैटर। लेकिन आपका हमेशा से फोकस ये नहीं रहा, हमारे जितने पॉलिसी मेकर रहे उनका सर ये फोकस नहीं रहा भुट्टो साहब कि आप मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आए। आपने इन्वेस्टमेंट के लिए ऐसा माहौल ही क्रिएट नहीं मुल्क में होना दिया, ना स्टेबिलिटी मुल्क में आई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई। आपने ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके लिए जनरेट नहीं की कि लोग कहेंगे यार मेरा पैसा तो सेफ है। भुट्टो साहब आप एक चैनल को हेड करते हैं, आपके चैनल के अंदर बड़े बड़े मेगा 10, 12, 15 करोड़ का छोटे से छोटा सीरियल आपके ड्रामा में चलता है। मुझे एक बात बताएं, आपको जब जो बंदा इन्वेस्टर आपको 15 करोड़ रुपए का सीरियल दे रहा है, वो सबसे पहले देखेगा कि यार ये जिस चैनल में दे रहे हैं वो चैनल की क्या स्टेबिलिटी है, वो चैनल मुझे पैसे कब वापस देगा, क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहले वो अपना पैसा सिक्योर करेगा ना भुट्टो साहब, वो देन आपके साथ मुझे भी जाएगा वो। तो जब उसको पता लगेगा मेरा अपना पैसा सिक्योर नहीं, तो मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ क्यों, मेरी डेड इन्वेस्टमेंट होगी। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सर कि मेरा तो ये ख्याल है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी कि लोग इन्वेस्टमेंट लेके आए। बिल्कुल सही है। चलें ये अब तक के लिए इतना है, आगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में बात करते हैं। ओके, थैंक यू जी।